हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस का आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे जिसका नाम है दहन और ज्वाला। दहन यानी कि जलना और ज्वाला जो जलने पर आग निकलती है उसे हम ज्वाला कहते हैं। तो आप जानते हैं बहुत सारे ईंधनों का हम इस्तेमाल करते हैं जिनसे ऊष्मा मिलती है जलाने पर। कुछ ईंधनों के यहाँ नाम दिए हैं: गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला यानी कि लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, एलपीजी भी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये सभी ईंधन है, इनको जलाने पर ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर इनको जलाना जो है इसे ही हम दहन कहते हैं, और दहन करने पर जो ज्वाला निकलती है, आग निकलती है, उसी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ज्वाला जो है वो सब में निकलना ज़रूरी नहीं है। जैसे आप उदाहरण के लिए मोमबत्ती और कोयले की बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो ज्वाला के साथ जलती है, उसमें आग निकलती है। लेकिन कोयला जब जलता है तो उसमें आग नहीं निकलती है, प्रकाश निकलता है हल्का सा, लेकिन वैसी आग नहीं पकड़ता है वो। तो जलता है कोयला लेकिन उसमें ज्वाला नहीं होती है। तो इस तरह के बहुत सारे ईंधन हैं जिसमें ज्वाला निकलती है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें ज्वाला नहीं निकलती है। तो सबसे पहले हमने यही देखना कि दहन क्या है। तो दहन क्या है, इसके लिए पिछली क्लास का एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया है, मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम जब जलाते हैं तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा तथा प्रकाश निकलते हैं। इसका यहाँ पर ये चित्र भी दिया हुआ है। इस तरह से ये मैग्नीशियम जलता है, सफ़ेद रंग की यहाँ रोशनी निकलती है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है हवा की उपस्थिति में। तो दहन यही है, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है कोई पदार्थ तो उसे हम दहन कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऊष्मा देता है कोई पदार्थ, तो इस तरह के प्रक्रम को हम दहन कहते हैं। और जिस पदार्थ का दहन होता है, जो चीज़ जलती है, उसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। दाह्य मतलब जलने वाला, ज्वलनशील पदार्थ। इसके लिए यहाँ पर कुछ और भी उदाहरण दिए हैं। लकड़ी का कोयला, मोमबत्ती। तो लकड़ी के कोयले को भी जलाकर आप देख सकते हैं, मोमबत्ती को जलाकर देख सकते हैं। वायु की उपस्थिति में ये जलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इसे ही हम दहन कहते हैं। ये जो ईंधन है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें इसमें। उसके बाद यहाँ पर एक ये क्रियाकलाप है, इसमें आप अलग अलग पदार्थों के नाम देख रहे हैं। इनमें से कौन से पदार्थ दाह्य हैं, कौन से अदाह्य हैं, वो हमने लिखना है। जैसे लकड़ी जलती है कि नहीं जलती, तो आप जानते हैं लकड़ी को हम जला सकते हैं तो दाह्य है, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। कागज़ दाह्य है। तो इस तरह से लोहे की कीलें आप जला कर देखें, नहीं जलेगी, तो ये अदाह्य है, यहाँ पर आप इस तरह से टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये क्रियाकलाप जो है, ये एक्टिविटी ये कंप्लीट करनी है। उसके बाद है कि जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कोई भी पदार्थ तभी जलता है जब उसको ऑक्सीजन मिलती है, वायु मिलती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट दिया है, ये प्रयोग आप घर में करके देख सकते हैं। इसमें मोमबत्तियाँ ली हैं आपने, और मोमबत्ती को कांच की चिमनी के अंदर रखा है। इस तरह से कांच की चिमनी का मतलब है ये ऊपर से भी खुला है यहाँ से, और नीचे से भी ये खुला हुआ है। कांच का एक जार जैसा है लेकिन दोनों साइड से खुला हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया है कि ये मोमबत्ती ली है, मोमबत्ती को रखकर ये जो चिमनी रखी है ये इस तरह से रखी है कि नीचे से भी हवा जा सके इसमें और ऊपर से भी। तो नीचे से भी थोड़ा इसको ऊंचाई पर रखा है, 2 लकड़ी के टुकड़े लगाकर, और ऊपर से तो खुला है ये। तो आप देख रहे हैं मोमबत्ती लगातार जलती रहती है। क्यों? क्योंकि इसको हवा मिलती रहती है। आप जानते हैं हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो यहाँ पर ये हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है जब ये मोमबत्ती जल रही है। लेकिन उस खाली जगह को भरने के लिए नीचे से जगह है, तो नीचे से और हवा इसको मिलती जा रही है, तो इस वजह से ये मोमबत्ती जलती रहती है। लेकिन दूसरी वाली देखें, इसमें नीचे से वो स्पेसिंग हटा दी है, नीचे से हवा जाने के लिए जगह नहीं है। अब ये जलेगी लेकिन कुछ टाइम बाद बुझ जाएगी, कंपन करते हुए ये बुझ जाएगी, धुआं निकलेगा इसमें। ये क्यों बुझ गई? अब हवा क्यों नहीं मिल रही है इसको? क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही थी, अब ऊपर से नीचे नहीं आ सकती यहाँ पर ये हवा, क्योंकि यहाँ से हल्की होकर ये ऊपर जा रही है। इसको नीचे से अगर जगह होती तो नीचे से ले सकता था ये, तो इस वजह से ये बुझ जाती है। थर्ड वाला जो है, इसमें ऊपर से भी इसको ढक दिया है, तो इसमें ये और जल्दी बुझ जाएगी, तो यहाँ पर ये जल्दी से बुझ जाएगी और जल्दी। तो इस प्रयोग से हम ये कह सकते हैं कि जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, दहन के लिए वायु चाहिए, और वायु में से भी कौन सी गैस चाहिए होती है? वो है ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पर ये एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति को अगर कपड़ों में आग लग जाए, आग पकड़ ले, तो उसको बुझाने के लिए उसको कंबल में लपेटा जाता है।
तो कंबल में लिपटा व्यक्ति जो है वो आग से बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि कंबल लपेटने से आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वायु नहीं मिल पाती है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर वो जलना बंद हो जाएगा। तो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये आ गई, 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ हमने बात कर ली थी कि ईंधन की ज़रूरत है। लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती जो भी हम ले रहे हैं वो ईंधन चाहिए, वो पदार्थ चाहिए जो जलने वाला है, दाह्य पदार्थ। दूसरा ऑक्सीजन आ गई हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पर ये जंगल की आग के बारे में बताया हुआ है। तो जंगल में भी जो आग लगती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, कई बार जो आसमानी बिजली गिरती है उसकी वजह से, और कई बार लोगों की गलतियों की वजह से जंगलों में आग लगती है। तो वो भी लकड़ी है, दाह्य पदार्थ है, इस वजह से आग लग जाती है। लेकिन जलती जो है कोई भी चीज़ वो एक बराबर मात्रा में ऊष्मा मिलने से नहीं जलती है। आप जानते हैं किसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा गर्म करके जलती है। कई चीज़ें, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा गर्म करो वो जलने लग जाते हैं। तो ये जो ताप होता है जिस पर वस्तुएं जलने लगती हैं, कोई पदार्थ जलने लगता है, उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जलने के लिए कितने तापमान की, कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है, उसे हम उसका ज्वलन ताप कहते हैं। आप कागज़ पर आग लगाएं तो कागज़ तुरंत जलने लग जाता है, लेकिन लकड़ी को आग लगाएं तो वो तुरंत नहीं जलती। उसको जलाने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक उसको गर्म करना पड़ता है। तो उसके लिए हम मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं या कागज़ जलते हुए हम लगाते हैं, तब वो लकड़ी आग पकड़ती है। तो इसका मतलब है कागज़ जो है उसका ज्वलन ताप कम है, कम तापमान पर जलने लगता है। लकड़ी जो है उसका ज्वलन ताप ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा तापमान चाहिए जलने के लिए। तो इस तरह का यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, इसको भी आप करके देख सकते हैं कि ज्वलन ताप क्या है, कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये कागज़ के 2 कप बनाए हैं और उनको मोमबत्ती के ऊपर रखा है, लेकिन एक जो कप है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के रखा है इस वाले कप में। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बिना पानी का कप है ये वाला, ये आग पकड़ लेता है क्योंकि इसको ज्वलन ताप तक ऊष्मा मिल जाती है। तो इसको जो ऊष्मा मिल रही है वो ज्वलन ताप तक इसको पहुंचा देती है और ये जलने लगता है। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला कप था इसमें पानी है क्योंकि, तो ये जलता नहीं है क्योंकि इसको जो ऊष्मा मिल रही है कागज़ को, वो कागज़ जल को दे देता है, पानी को ऊष्मा दे देता है, जिस वजह से पानी गर्म होता रहता है लेकिन कागज़ उतना गर्म नहीं हो पाता कि वो जलने लग जाए। तो इसको ज्वलन ताप तक पहुंचने के लिए ऊष्मा नहीं मिलती है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पानी है वो गर्म होता रहेगा लेकिन ये कागज़ नहीं जलेगा। इसको आप काफ़ी देर तक इस तरह से करके देख सकते हैं। पानी उबल जाएगा लेकिन कागज़ नहीं जलेगा। तो यहीं से हमारे पास ये आ जाता है ज्वलनशील पदार्थ। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जो जल्दी से जलने लगते हैं। तो ज्वलन ताप इनका कम होता है, जैसे इनको आग के पास लेकर जाएं तो ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल, अल्कोहल, ये द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, हल्का सा माचिस की तीली या कोई गैस लाइटर की हल्की सी चिंगारी जो होती है उससे ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो इन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम है, इसलिए इन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों के बारे में अब हम कर चुके हैं कि दहन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो ईंधन जो पदार्थ है, वस्तु जिसको हमने जलाना है, दूसरा ऑक्सीजन, वायु भी बोल सकते हैं, और तीसरा उसका तापमान चाहिए, उसको ऊष्मा चाहिए, कितना, ज्वलन ताप तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। आग पर नियंत्रण पाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने बोला 3 चीज़ों की आवश्यकता है, तो इन 3 चीज़ों को अगर हम इन 3 चीज़ों की सप्लाई रोक दें तो आग जो है उस पर काबू पा सकते हैं। कहीं आग लगी हुई है, मान लो आपने लकड़ी जलाई है, तो वहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत हो रही है। एक लकड़ी है वहाँ पर ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन है हवा से आ रही है, और तीसरा वहाँ पर ज्वलन ताप है, गर्मी है, ऊष्मा है, जिस वजह से वो जल रही है। अगर आपको आग बुझानी है तो या तो आप लकड़ी की सप्लाई रोक दो, लकड़ी कम कर दो, वहाँ से आग बुझ जाएगी धीरे धीरे। दूसरा है ऊष्मा जो वहाँ पर उसको मिल रही है उसको ऊष्मा ना मिले, ठंडा कर दो। या तीसरा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दो। तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर हम आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी क्या करता है, वो उसको ठंडा कर देता है आग को। उसका यहाँ पर ये एक चित्र भी दिया हुआ है।
तो ये फायरमैन जो है यहाँ पर पानी फेंक रहा है जलती हुई, जो ये आग है इसमें। तो पानी से क्या होता है कि ज्वलन ताप तक जो ऊष्मा मिल रही थी वो ऊष्मा मिलना बंद हो जाती है, वो ठंडा हो जाता है, तो ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है वो ईंधन, तो इस वजह से वो आग बंद हो जाती है। तो ये सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है, लेकिन हमेशा जो है पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते आग बुझाने के लिए। कई जगह इस प्रकार की आग लगती है जो पानी से नहीं बुझती है, जैसे विद्युत उपकरणों में विद्युत उपकरणों की वजह से जो आग लगती है, बिजली के सामान में आग लग गई, तो उसमें अगर पानी डालेंगे तो पानी विद्युत का चालन कर सकता है, उससे आग बुझाने वालों को करंट लग सकता है। पेट्रोल में आग लगती है तो आप जानते हैं पेट्रोल जो है वो पानी से हल्का होता है, तो उस वक्त उसमें जो आग लगी उसको अगर पानी से बुझाने लगे तो पानी नीचे बैठ जाएगा और फिर से तेल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि तेल हल्का है, पेट्रोल हल्का है, तो उसमें फिर से वो आग पकड़ लेगा। तो वो इस तरह की आग जो होती है उसको पानी से बुझाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के आग बुझाने के सिलेंडर होते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हवा से भारी होती है, तो इस वजह से इसको आग के ऊपर डालने से ये आग के ऊपर एक कवर कर लेती है, ये हवा को नहीं आने देती, और हवा के ना आने की वजह से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उस वजह से फिर ये आग बुझ जाएगी। उसके बाद है दहन के प्रकार। दहन अलग अलग प्रकार का भी होता है, जैसे आप माचिस की तीली को जलाएं तुरंत जल जाती है, लकड़ी जलाएं तो बहुत देर से जलती है। तो जो चीज़ें जल्दी से जल जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं तीव्र दहन। इस प्रकार का दहन जो होगा जिसमें तेज़ी से जलने लग जाए, तो गैस है, जैसे हमारे जो LPG गैस है घरों में, उसको जैसे ही हम नॉब घुमाते हैं उसमें जैसे ही हम जलती हुई तीली लेकर जाएंगे वो तुरंत जलना शुरू कर देगी। तो इस तरह का दहन तीव्र दहन कहलाता है, तेज़ी से जलने लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हवा में अपने आप जलने लगते हैं, उनको गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे फास्फोरस, ये कमरे के तापमान पर अपने आप जलने लगता है। तो इस तरह के दहन को हम कहते हैं स्वतः दहन। तो यहाँ पर दहन हमारे पास एक तीव्र दहन आ गया, दूसरा स्वतः दहन जो अपने आप जलने लगता है। और कुछ दहन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत तेज़ी से जलता है, जैसे पटाखे, दिवाली या त्योहारों के टाइम हम पटाखों का इस्तेमाल करते हैं, उन पटाखों में एकदम तेज़ी से अभिक्रिया होती है और बहुत तेज़ी से उसमें ऊष्मा, प्रकाश और आवाज़ पैदा होती है, ध्वनि। क्यों होती है ये? क्योंकि इसमें गैस निकलती है बहुत तेज़ मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उस गैस की वजह से एकदम से वो विस्फोट होता है। तो इस तरह के दहन को विस्फोट कहते हैं। तो ये जो दहन है इस प्रकार का, इसे हम विस्फोट कहते हैं। तो यहाँ हम दहन 3 प्रकार के देख चुके, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तो ये हो गई बात दहन की। अब उसके बाद है ज्वाला। ज्वाला क्या है? तो हमने पहले ही बात की थी कि जब भी कोई पदार्थ जलता है तो कुछ में आग निकलती है, कुछ में वो आग के साथ नहीं जलते। तो जब आग निकल रही हो उसे हम ज्वाला कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ ये मोमबत्ती की ज्वाला, अलग अलग प्रकार की ज्वाला दी हुई है। ये मोमबत्ती की ज्वाला है, यहाँ पर ये LPG गैस की ज्वाला है। तो ज्वाला जो है वो अलग अलग ईंधनों की अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग रंग की हो सकती है वो। तो यहाँ पर हम मोमबत्ती की ज्वाला की संरचना देखेंगे। सबसे पहले ये दिखाया है यहाँ पर मोमबत्ती की ज्वाला। तो ये आपको चित्र भी बनाने के लिए आएगा, पेपर में भी आ सकता है, क्वेश्चन भी है इसका। तो मोमबत्ती की ज्वाला अब आप अपने आप घर में जलाकर देखें और उसमें ज्वाला के अलग अलग रंग जो हैं उनको आप पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि बीच में सबसे अंदर वाला भाग जो है यहाँ पर, वो सबसे कम गर्म होता है और वो काले रंग का नज़र आएगा आपको। वो काला क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जलने के लिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। उससे बाहर बीच में ये पीले रंग का भाग होगा, ये थोड़ा कम गर्म होता है। और सबसे बाहर जो है वो दिखाई नहीं देता है रंग, वो नीले रंग का होता है, कई बार हल्का सा दिखेगा आपको, ज़्यादातर वो दिखाई नहीं देता है। वो जो है वो सबसे गर्म भाग है, क्योंकि सबसे बाहर जो है वहाँ पर उसको ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिल रही है। जल क्यों रहा है? क्योंकि नीचे जो मोमबत्ती है उसको हमने ज्वलन ताप तक पहुँचाया है, ये मोम को, और ये जो मोम है ये पिघलता है और उसके बाद इसकी वाष्प बनती है। इसकी जो गैस बन रही है वही यहाँ पर जल रही है, और सबसे बाहर जो है उसको ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो इस वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और वहीं पर उसका रंग नीला होता है। तो ये ज्वाला के अलग अलग भाग हैं। आंतरिक भाग जो सबसे अंदर का भाग है वो काले रंग का है, वो सबसे कम गर्म है। उसके बाद बीच में जो है
मध्य भाग वो आंशिक दहन हो रहा है वहाँ पर, यहाँ पर ये आंशिक दहन हो रहा है, ये पीले रंग का है। आंशिक दहन का मतलब यहाँ पर पूरी तरह से नहीं जल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इसको पूरी तरह से नहीं मिल रही है और बाहर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ पर ये पूर्ण दहन हो रहा है। ये सबसे बाहर का जो भाग है ये नीले रंग का है और ये सबसे गर्म भाग होता है। तो ये ज्वाला है, तो मतलब सबसे गर्म बाहर का भाग है नीले रंग का। इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा जब हमें ज़्यादा गर्म करना हो किसी चीज़ को। सुनार जो होता है वो इसी का इस्तेमाल करता है। जलती हुई जो ज्वाला है उसका बाहर का भाग जो है उसको इस तरह की धातु की एक स्ट्रॉ जैसी होती है पाइप सी, उसमें फूंक मारता है और बाहर के भाग को वो सोना या चांदी जो उसके पास होता है उसको पिघलाने के लिए इस्तेमाल करता है। फूंक मारता है और वो बाहर का जो भाग है उसकी ऊष्मा यहाँ पर सोना या चांदी जो रखा होगा उस पर पड़ेगी और वो पिघलना शुरू करता है। तो इस तरह से ज्वाला का सबसे बाहरी भाग जो है वो सबसे गर्म भाग होता है। अब उसके बाद है ईंधन क्या है। तो ईंधन क्या है, जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ जिसको जलाएं और उसमें से ऊष्मा निकले उसे हम ईंधन कहते हैं। अलग अलग ईंधन हमने चैप्टर के शुरू में भी बात की, वही ईंधनों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, लेकिन सभी ईंधन जो है उनसे ऊष्मा बराबर मात्रा में नहीं निकलती है। तो अलग अलग ऊष्मा निकलती है अलग अलग प्रकार के ईंधनों को जलाने से। जिस ईंधन से ज़्यादा ऊष्मा मिलती है उसे हम अच्छा ईंधन कहते हैं। लेकिन आदर्श ईंधन, कोई ईंधन आदर्श होगा, आइडियल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक ईंधन उपयोग के हिसाब से अलग अलग होता है, उनमें ऊष्मा अलग अलग निकलती है। लेकिन सबसे अच्छा ईंधन वही होगा जिसमें कम प्रदूषण हो, कम गैस निकले और ऊष्मा अधिक निकले। ऊष्मा कितनी निकल रही है उसे हम ईंधन की दक्षता कहते हैं और उसे हम ऊष्मीय मान में देखते हैं, ऊष्मीय मान के अनुसार हम नापते हैं। ईंधन की दक्षता का मतलब है कि कितना अच्छा ईंधन है और वो कितना अच्छा है उसे हम ऊष्मीय मान से नापते हैं। तो ऊष्मीय मान है क्या कि जब 1 किलो ईंधन कोई जलाएं, हम किसी ईंधन का 1 किलोग्राम जलाएं, जैसे लकड़ी जलाएं, कोयला जलाएं, तो उसका 1 किलोग्राम जलाने से, पूर्ण दहन करने से कितनी ऊष्मा निकल रही है उसमें, उसे हम उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। 1 किलोग्राम ईंधन जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उसका ऊष्मीय मान कहते हैं और इसको नापते हैं हम किसमें, किलो जूल प्रति किलोग्राम में। किलो जूल में हम ऊष्मा को नापते हैं और 1 किलो की बात कर रहे हैं इसलिए प्रति किलोग्राम आ रहा है। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम में हम नापते हैं ऊष्मीय मान को। तो यहाँ पर कुछ ऊष्मीय मान दिए हुए हैं कुछ ईंधनों के, जैसे गोबर का उपला है, इसका ऊष्मीय मान 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। लकड़ी, इसका 17000 से 22000 तक है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो आप देख रहे हैं जितना अच्छा ईंधन होगा उतना ही ज़्यादा उसका ऊष्मीय मान होगा, मतलब 1 किलो ईंधन जलाने से उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। कोयला है, इसका 25000 से 33000 है। मिट्टी का तेल देखें, इसका 45000 है। LPG देखें 55000 है। हाइड्रोजन गैस जो होती है इसका 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। तो इस तरह से अलग अलग ईंधन जो है इनका ऊष्मीय मान अलग अलग होता है। जितना ज़्यादा ऊष्मीय मान होगा उतना ही कम ईंधन जलाकर ज़्यादा ऊष्मा मिल सकती है। तो इस तरह से हमारे पास ये ईंधनों के ऊष्मीय मान की बात होगी। उसके बाद है ईंधन जो है वो दहन से हानिकारक उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। उनके दहन से, ईंधनों को जलाने से हानिकारक चीज़ें भी निकलती हैं। क्या क्या है उसमें, यहाँ पर फर्स्ट आ गया कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जब इनको जलाते हैं ये कार्बन ईंधन है, तो इनसे कार्बन निकलता है, कार्बन के कण निकलते हैं। आप मोमबत्ती जलाकर उसके ऊपर कोई कांच या कोई प्लेट कुछ भी आप रख कर देखें थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे नीचे से वो काला हो जाता है। वो काला क्या है, वो कार्बन के कण है। ये कार्बन के कण निकलते हैं इनको जलाने से, और कार्बन के कण जो है ये हवा में बहुत खतरनाक होते हैं, ये प्रदूषक हैं। इनसे सांस की बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि दमा। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें इसमें ही, तो ईंधन जब पूरी तरह से नहीं जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये बहुत विषैली गैस होती है। जैसे कोयला जलाते हैं, उसको अगर पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जैसे कमरा बंद है, तो उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये बहुत खतरनाक है, इससे मृत्यु भी हो सकती है बंद कमरे में। इसलिए हम बोलते हैं कि ये कोयला नहीं जलाना चाहिए। थर्ड, इसमें क्या और नुकसान है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ईंधनों का, जितने भी ईंधनों का ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इससे विश्व उष्णन होता है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इंग्लिश में। धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है इस वजह से। फोर्थ है कोयला डीजल जो है, इनके दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये दम घोंटू और संक्षारक गैस है, इससे दम घुटता है, प्रदूषण होता है, तो ये इस वजह से भी नुकसानदायक है। साथ में पेट्रोल इंजन में जो है नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड निकलते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये बारिश के पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं, इससे अम्ल वर्षा होती है। तो वर्षा में अम्ल आता है जो कि भवनों के लिए, मिट्टी के लिए, फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इस वजह से ईंधन जो है वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं इनको जलाना। तो इसलिए अच्छे ईंधन का इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण के लिए और हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अच्छे ईंधन कौन से हैं, जैसे CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और LPG घरों में हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो इस्तेमाल करते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये अच्छे ईंधन है, ये कम प्रदूषक ईंधन है, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से ये चैप्टर है। हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा वो यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये अभ्यास है, इसके आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम इन क्वेश्चंस को फेयर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।